आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है बुक कीपिंग की, अकाउंटिंग की, कहाँ की आती है? बुक कीपिंग से, तो टू भी होती है। बुक कीपिंग इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गलत। ये अकाउंटिंग का काम है, बुक कीपिंग का काम नहीं होता। बुक कीपिंग का काम होता है डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हाँ, आज जो मैंने क्या बोला था, टीयर डबल एंट्री सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं। सो इन स्पेसिस पे द आंसर इज ए। व्हाट्स द आंसर फॉर 2? Adil, what's your answer? D, sir. D. देखो, मैं बताता हूँ the reasons ये क्यों नहीं है। बैंक लोन extended from 5 to 10 years liability है। Purchase of inventory on credit, क्या चीज? Purchase of inventory on credit। देखो इसके रीजन है क्यों नहीं हो सकता। आपने इन्वेंट्री खरीदी, एसेट बढ़ा, मगर आपने क्रेडिट पे खरीदी, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। सही है। ओनर्स कैपिटल क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने अब जो ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट व्हीकल है, बिजनेस के पास बाहर से एक चीज अंदर आ रही है जो कि बिजनेस है वापस नहीं करनी। एग्जैक्टली, तो आंसर इज डी। नहीं, द थिंग इज कि हमें ये भी बताना है कि बाकी क्यों नहीं थे, सो दैट यू हैव अ। अदिल, व्हाट वाज योर आंसर? For 3 or 2? 2 was D, sir. 3, what's the answer for D? 3. 3 is A. 3, look it says William। एक बताया करो, सी या बी, तुक्का नहीं चल रहा, जो है वो बताओ। विलियम पेड 500 इन कैश टू सोनिया फॉर रेंट। हाउ डिड सोनिया रिसीव? देखो, सोनिया के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश डेबिट, ठीक है। अब रेंट रिसीवेबल है सोनिया के पास। क्या है? रेंट रिसीवेबल। ये इनकम है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चेंज करता हूँ सिचुएशन, सिर्फ आप लोगों का क्वेश्चन बताने के लिए। इस तरीके भी आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल, सोनिया को रेंट देना पड़ता, सोनिया क्या रिकॉर्ड करती? रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। क्योंकि वो रेंट रिसीव कर रही है, रेंट इस दफा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रेंट इज एन इनकम। सो इट्स एज सिंपल एज दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। तो डेबिट कर दिया। ये दूसरा केस था, दिस वाज ऑपोजिट केस इफ थिंग्स वर डिफरेंट। In case of receiving, in case of income, in case of expense। इसका क्या आंसर है सबका? अदील, व्हाट्स योर आंसर? I wrote C, sir. Look, आपका क्या था? Abdul buys all of his machinery on credit. He provided the following information. Machinery at cost, ये एक दूसरे वेरिएंट में भी रिपीट हुआ था। Machinery at cost 30,000 थी। Amount owing to suppliers थे 19,000। Amount owing to suppliers कितने थे? 19,000। यानी इसका मतलब है मशीन 30,000 की थी, अमाउंट ओइंग टू सप्लायर्स 19,000 थे। यानी आपने कितना पे कर दिया? 11,000 पे कर दिया। यहां पे हम अलग से बनाएंगे अमाउंट पेड, अपनी आसानी के लिए। अभी मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या करना है। बेटा तब होना चाहिए था ना, पकड़ करवाया। अभी आंसर हमें खुद नहीं। ड्यूरिंग द ईयर अब्दुल पेड 25,000 टू द सप्लायर्स। देखो, 11,000 पहले पे कर चुका था, 25,000 अब वापस पे किया। समझ आया? हाउ मच डिड ही ओ? देखो, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 42 में से कितने पैसे दे चुका है? 11,000 पहले दे चुका है, 25,000 अब दे चुका है, तो 36। 42 की मशीन है, 36 दे चुका है, कितने बचे? देखो, कभी कभार मुझे खुद नहीं पता था इस सवाल में क्या करना है। मुझे बस ये पता था यार एक इंफॉर्मेशन है जो कि नहीं गिवन है, वो मुझे निकालनी है। डिड यू गेट इट? You have done this question before. Yes, but I'd gotten it right the previous time, but I got it wrong this time. But sir, the thing I'm confused about is, didn't he purchase 2 machines? Since no, even if he purchased 2 machines, Adil का सवाल है क्या पता इससे 2 मशीन खरीदे हो। Even if he paid 2 machines, nowhere in the question it is specified. So we are going to aggregate it. It may be 10 machines, we don't know. We don't even have to do anything with the number of machines. Our only concern is the amount or the cost of the machine.
गेट इट? All right. नो All वेयर right. वी लुक, इस क्वेश्चन में 3 चीजें हैं. मशीन की कॉस्ट, कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे दे चुके हैं. सही है. ये 30,000 मशीन की कॉस्ट थी पहले. अब हमने 12,000 की और ले ली थी, 42 हो गई. ठीक है, तो 42 कॉस्ट है, उसमें से 11,000 हम पहले दे चुके हैं, 25,000 हम अभी दे चुके हैं. तो हाउ मच टोटल हैव वी पेड? लुक, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, इस तरह किया करो, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन 42 कैसे आई? 30,000 पहले की, अब 42 हो गई, यानी 12,000 अब वापस लिया है. 30,000 प्लस 12. इन्होंने ये नहीं बताया कि आपने 12,000 की और लिस्ट है, एग्रीगेट बता दी. टोटल अमाउंट पेड, 11,000 आपने पहले पे किया था, 25,000 आपने इस साल वापस पे किया. तो टोटल अमाउंट पे कितना कर दिया था? 36. अब एक बात बताओ, एक चीज है उसकी कॉस्ट है 42,000, मैं 36,000 पे कर चुका हूं, मुझे और कितने देने हैं? क्या मुश्किल है इस सवाल में? ये सवाल हर बच्चे का गलत होता है, आई डोंट नो व्हाई. इसमें सिर्फ गलत ये होते हैं, देखो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है. अगर ये बता दो ना अमाउंट पेड, अलग से आप लोग अगर ये बना दो तो कोई मुश्किल ही नहीं है. खैर अदिल, आई होप योर कंफ्यूजन एंड डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड नाउ. Yeah. If there are any doubts, you all can ask. Question 5 का क्या आंसर है सबका? D. आपका? C. Adil, what's your answer? C. I mean B. B. लिखा Yes. हुआ है शूलर्स फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च. यानी हम शूलर के पर्सपेक्टिव से अभी बना रहे हैं शूलर के बारे में. ऑन 1st अप्रैल देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस. क्या बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस ऑन यास्मीन्स अकाउंट इन शूलर्स परचेजेस लेजर. देखो अकाउंट कौन बना रहा है? अभी आप बताओ, आप कौन हो? शूलर? आप शूलर? यास्मीन, ये सामने यास्मीन है, यास्मीन का क्रेडिट बैलेंस है. यास्मीन का क्या है? क्रेडिट बैलेंस. यानी क्या है? लाइबिलिटी. लाइबिलिटी यानी मैंने यास्मीन को पैसे देने हैं. अगर मैंने यास्मीन को पैसे देने हैं, मींस चूल्हा ओड यास्मीन, सिंपल. अब अपने लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम करीब है, लॉजिक आप लोगों का दिमाग नहीं चलेगा, थक जाता है इंसान. कुछ चीजें मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों ने कॉपी करने. इफ द बैलेंस ऑफ द if the debit opening balance, if balance BD is credit for you, it means it is a liability and hence you owe money to the other person. If the balance BD is debit for you, it means it is a asset and hence you own the money. सॉरी, आप मुझे पहले ही नजर ना आए ना, बता दिया करो. सही है. hence you own the money. बस रट लो ये चीज, ये रट लो. एग्जाम में आप लोगों के पास इतना थोड़ी होगा, लॉजिक करो आप लोग. बस आपको ये पता होगा यार सर ने बताया था क्रेडिट बैलेंस है यार, इसका मतलब हमने उधार है, हमने उसको पैसे देने. डेबिट बैलेंस है यार, उसके पास हमारे पैसे, हमने पैसे लेने. खत्म बात. क्वेश्चन 6, व्हाट्स द आंसर? नहीं था तो आप मान लेते. अच्छा बताता हूँ. देखो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, आपका आंसर क्या है? आपका आंसर बी है, सही आंसर है. बी है सही आंसर. बता रहा हूँ. अदील, व्हाट्स योर आंसर? It's B. इसने लिखा हुआ है हसीना बाइज रेडियोस फ्रॉम नाजनीन एट लिस्ट प्राइस ऑफ $10. हसीना बॉट 12 रेडियोस एंड वाज ऑफर्ड ट्रेड डिस्काउंट. पहली बात, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आ जाए आप लोगों ने आंख बंद करके ट्रेड डिस्काउंट के बाद की अमाउंट लिख देनी है, बस, और कुछ नहीं करना. आंख बंद करके आपने ये $10 भूल जाना है.
आपसे इसका कोई लेन देन है ही नहीं। आप उसने क्या बोले 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी एक चीज अगर $10 की है उस पर अगर 20% डिस्काउंट मिल रहे हमें, 20% डिस्काउंट मिल रहे, इसका मतलब व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट थिंग, $2 डिस्काउंट मिल रहे। सो 10 माइनस 2 इज $8। हमें ये एक कितने का पड़ रहा है, $8 का। बेटा मैंने आपको 10 दफा बोला ना, मैं जब पढ़ा रहा हूँ बीच में नहीं सवाल का कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करो। यानी एक गुड कितने के पड़ रही है, $8। 2 रेडियोस वर फॉल्टी एंड वर रिटर्न। देखो कैश डिस्काउंट, पहली बात तो कैश डिस्काउंट जब भी दिया जाता है ना, कैश डॉलर डिस्काउंट जब भी दिया जाता है वो कहता है आपसे यार आपने इस तारीख से पहले पे करना है तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसने यहाँ पे हमें पता भी नहीं है कि हसीना को कैश डिस्काउंट मिला भी है या नहीं। डू वी नो, डज इट एनीवेयर इन द क्वेश्चन स्टेट कि हसीना को डिस्काउंट मिले? नहीं। क्या ऑफर्ड, मगर हैज शी रिसीव्ड? नो। ट्रेड डिस्काउंट तो हमें पता है $10 की चीज है, उसने बोला ट्रेड डिस्काउंट हमें पता है $8, खत्म। जी सवाल आपका। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम अज्यूम ही नहीं करेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ नहीं। मैंने आपको बोला है कि अगर आप मुझे पैसे 10 दिन के अंदर देते हो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। आपने मुझे पैसे 10 दिन के अंदर नहीं दिए, आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा नहीं। तो कैश डिस्काउंट हम अपना की कंफ्यूजन खत्म कर दो, ट्रेड डिस्काउंट पे क्वेश्चन रोक दो क्योंकि और कुछ मेंशन नहीं। इसका मतलब 1 रेडियो कॉस्टेड हसीना हाउ मच, how many did she return? 2. So credit note would be of $16. Why? 8 multiplied by 2 is 16. It is as simple as that. जब आप गुड्स रिटर्न करते हो किसी को, हाँ आपने एज एविडेंस होते, प्रूफ होते, डॉक्यूमेंट होते कि आपको पता हो कि आपने रिटर्न किया। सप्लायर जो होते हैं ना वो क्रेडिट नोट इशू करते हैं, मैं जिसने खरीदा था आपको डेबिट नोट इशू कर दूंगा। कस्टमर डेबिट नोट, कस्टमर क्रेडिट नोट करता है, सप्लायर क्रेडिट करता है, कस्टमर डेबिट। अदील एनी कंफ्यूजन? No, sir. आपके सवाल में बीच में इसलिए रोकता हूँ क्योंकि वो मोमेंटम बन रहा होता है, किसी बच्चे को आपकी बात समझ ना आए तो कंफ्यूजन हो जाती है। क्वेश्चन 7 का क्या, अब आप लोगों को समझ आ रहा था आप लोगों ने घर से सॉल्व करके क्यों आना था, क्योंकि आप लोग जब तक अपनी अकल नहीं लगाओगे तो आप लोग फंसते रहोगे। जमीला सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, वेयर डिड शी रिकॉर्ड? लुक हमारे पास 6 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, कितनी? आपने कुछ नहीं करना, आपने मेरे नोट्स खोलने, मेरे तो नहीं है खैर, नहीं अपने जब एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हो ना जब तक कर रहे हो आप अपने नोट्स खोलोगे, हाँ कर लो मस्ती। तो आपने इसको क्या हो गया, परचेजेस जर्नल में यू ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस, सेल्स जर्नल में यू ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स या सेल्स पे बुक, सेल्स रिटर्न्स में जो सेल्स वापस हो गई, परचेजेस रिटर्न जोन में जो परचेजेस वापस हो गए, कैश बुक में एनी ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन कैश और बैंक इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और जो भी इन पांचों बुक्स में नहीं आता वो जनरल जर्नल में जाते हैं। जनरल जर्नल में क्या जाता है, करेक्शन ऑफ एरर्स। देखो ये सवाल मैंने एक और स्टूडेंट को कराया था, उससे गलत हुआ था, दिल से ही हुआ था, आप लोगों ने याद कर लेना, ये रट लो, करेक्शन ऑफ एरर्स, ओपनिंग एंट्रीज, परचेजेस और सेल्स ऑफ एसेट, ये आता है। खैर क्वेश्चन इज सेइंग सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सो वेयर विल इट कम? Exactly, sales. C. Good. Question 8. What's the answer, guys? 8 का? अदील, what's आपका क्या आंसर था अदील? 8 is B. 8 is B. Yeah. Look, which statement about a 3-column cash book are correct? पहली बात तो कैश बुक, वी ऑल नो कैश बुक हैज बैंक एंड कैश कॉलम, ठीक है, कैश बुक हैज कैश कॉलम। इट कंटेन्स लेजर अकाउंट फॉर डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड, ये नहीं होता। 3 कॉलम कैश बुक में आपके पास ये नहीं होता, क्यों? इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस बिफोर दे आर रिकॉर्डेड इन द लेजर्स। पर्टिकुलर्स होते हैं ना आपके पास, क्या होते हैं? पर्टिकुलर्स, तो आप वो पर्टिकुलर्स में करते हो। सही है अदील, आई होप योर आंसर वाज आल्सो करेक्ट। Yeah, it was B for 8.
9 का आंसर क्या आप लोगों का? सी। लुक, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता ही नहीं है. सही है. ट्रायल विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं बोला, नॉट ट्रू, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम. जी, ये चीजें आप लोगों ने रट लेनी है कुछ. सही है. ये एग्जैक्ट सवाल आएगा, आप लोग ये गलत करके आ जाओगे. क्यों? हाँ होगा. देखो पेपर 2 की जहां तक बात है ना, पेपर 2 की जो क्लासेस होंगी, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? लुक, आप लोगों को ये सवाल, अदील व्हाट्स योर आंसर? Question number 10, A. The reason why some of you did not get it because you didn't went over this book. आपने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने कंट्रोल F दबाना है. आपने यहाँ पे लिख देना है एरर्स. क्या लिख रहे हैं? नीचे जाना है, और नीचे जाना है, थोड़ा और नीचे जाना है. ये आपके पास एरर्स आ गए. ये आप लोगों ने एरर्स समझने हैं. अब देखो सवाल कह रहे हैं Which error is an error of original entry? आप लोगों ने, हम यहाँ पे आगे ये लिखा हुआ है error of original entry. A wrong amount is entered in a book. यानी आपने बुक्स के अंदर क्या कर दिया? Wrong amount. अब आप लोगों ने मुझे खुद बताना है इसमें से आंसर कौन सा होगा. पहला वाला लिखा हुआ है सेल ऑफ सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू जेनेट फॉर 230 हैड बीन एंटर्ड एज 320. हमें यहां से पता चल गया कि अमाउंट क्या गलत. हमने अभी पढ़े एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, जहां पे अमाउंट क्या होता है गलत. अब बताओ ये सवाल ऐसे तो आप लोगों को गलत होने ही नहीं चाहिए. आपको ये बुक बहुत पहले दे चुका था, मगर आपने पढ़ने की इतनी तौफीक नहीं की होगी. मगर अभी भी बहुत टाइम है, आप लोग आराम से ग्रेड ला सकते हो. पेपर 1 का कोई मसला नहीं है, एक दिन में 3 पेपर सॉल्व करो. बाकी 10 सवाल शुरू कर दो अपने ओन पे. वी विल वेट. 10 सवाल सॉल्व करो जिस तरह ओढ़े. Adil, you have solved how many questions did you get right and how many did you get wrong? Like how many did you So I got 22 out of 35? Yeah. You most likely the answers where you're getting wrong is from I guess 20 to 31. 21 second, sir, let me check. Yeah, most of them, the majority of them are 20 to 31. You need to go over some topical past papers. First of all, ratios, okay, like sales margin. Then you need to go over company accounts, okay, company accounts. Go over partnership because 20 to 31 is related to that topic. Yeah, but the thing is, sir, I did go over these topics before attempting the past paper. I made notes of like around 5 to 10 pages of partnership and the accounting ratios combined. No problem. Yeah. Some questions like ratios, you might not be able to get it. Some questions you need to, they will be repeating. You just need to memorize a bit. Those questions which you need to memorize, just memorize them. Don't waste time. Like sales margin, gross profit margin, markup. These are questions where you'll get a bit stuck still. These are questions you'll be doing with me. Okay. But sir, do you think it's actually like worth memorizing? Like yeah, for the exams. Look, 2 to 3 days before even memorizing some stuff. If it gives you an advantage of 3 to 5 marks, that is a good advantage. I see. All right, we are just waiting for them now. आप लोगों को क्या लगता है 11 का क्या आंसर होगा? D. 11 सबका D है. अब इसमें the question is saying a check received 85 from Shakil was credited to the account of Shams. भाई पहली बात तो इस करने का तरीका इस सवाल का ये होता है कि आप सही एंट्री डालो. क्या डालो? सही एंट्री. अगर देखो अगर मुझे पैसे शकील से मिलने थे, मैं कहता बैंक डेबिट, शकील क्रेडिट, शकील क्रेडिट. सही है. दिस इज द करेक्ट एंट्री. बाय मिस्टेक आई हैव क्रेडिटेड शम्स. मैंने किसे क्रेडिट कर दिया? शम्स. सो नाउ इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस एरर, शम्स को मैं करूंगा डेबिट, हटा दूंगा. शम्स को करूंगा डेबिट और शकील को राइटफुली क्रेडिट करूंगा क्योंकि उसे करना चाहिए था, क्योंकि ये सही एंट्री ये थी. This is how you approach these questions.
Sir, Yeah. could you repeat this question, because like I've memorized this like Okay, so these type of my questions. student didn't get it. We go over it again. Look, the trick for doing such questions is, first of all, record the correct debit and credit entries. Debit, bank; credit, Shakil. Alright. But now the question is, who did we credit? In the question, who did we credit, Adil? Shaquille. No, we didn't credit Shakil. It was credited to Shams. Yeah, We yeah. had The to question. credit it to Shakil, but we credited it to Shams. So now what will happen to Shams? By mistake we have credited it, so we will reverse it. If we are going to We reverse debit it, exactly, Shams. we are going to debit Shams. And who was the Okay, rightful person to be credited? Shaquille. So here you go. If you write the correct entry, it will make things very easier for you. Okay, so sir, in these type of questions, is it like 100% necessary that you make the double entries like written down? If बताता हूँ, if you make the double entry, the correct double entry, it will make your life easier. Okay. It will make your life easier because this is a very straightforward. This is a very straightforward question. If you go on to question 2, things might, be a bit different. Sorry, paper 2. In paper 2, it might become difficult. Anyways, moving on to question number 12. What's the answer for question number 12? सबके आंसर क्या आ रहे हैं? C. It is C. C बिल्कुल सही आंसर है 12 का. For Adil, what's your answer? I got it wrong, so I wrote A. All right. Whenever you have such questions, it says Jamal's bank statement at first may showed a bank overdraft. Bank overdraft. All right. So from Yes. our perspective, like we have to pay back the money to the bank. At that date, there were unpresented checks. Unpresented checks, alright, of how much? 385. You will add those, alright, and subtract uncredited deposits of 255. 1460. Unpresented checks would be added. Yes. Okay, and sir, what exactly are unpresented checks? Checks that have not been given to the bank as of yet. Okay, but you have them with you. Yeah, look, for example, now unpresented checks, for example, you are going, there is a check which has not been... One second, sir. Really sorry, someone's on the door. Now look, in this question, ये जो सवाल है, first of all, in purchases ledger control account होता क्या है? आप देखना चाहते हो कि आपकी liabilities कितनी है, सही है? टोटल आप लोगों ने ट्रेड पेबल्स को जो पे करना है वो कितना पे करना है. So first of all, in purchases ledger control account, we never record cash purchases. In purchases ledger control account, you only record credit purchases. Debt written off as irrecoverable यानी bad debt. परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैड डेट का कोई काम ही नहीं होता, वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में होता है. क्यों? क्योंकि आपको किसी ने पैसे नहीं दिए. डिस्काउंट अलाउड भी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो आखिरी आपके पास बचते डी, जो कि लॉजिकल है. डिस्काउंट अलाउड हमें मिलते, आप डिस्काउंट अलाउड हम देखो, सही है. तो आपके पास बचे डी. 11 बजे तक जहाँ तक हो गया. 14. व्हाट्स द आंसर फॉर 14? अच्छा कर लो. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन 14 पे अगर हम आए, आंसर इज बी. अब ये कैसे देखो, आप लोगों के पास 12,000 बैलेंस है, ठीक है. पहली बात इंटरेस्ट है. आर यू गेटिंग द मनी और यू गिविंग द मनी? सो यू विल ऐड 40 एज वेल. -150 बिकॉज डिस्काउंट अलाउड. आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, आपको वो पैसे नहीं मिले, आपने पैसे अपने जाने दिए एक तरीके से. 11,890. I'm back, sir. Yes. All right. Now 15 आप लोग solve करो. 15. What's the answer that you guys are getting for 15? 15 was wrong, sir, but I guess the correct answer is for 15. It's got to be C. All right. We are waiting for the ones who are over here.
It says which statement about capital expenditure. Capital expenditure वो expenditure होते हैं जो कि एक साल से ज़्यादा को होते हैं, यूजुअली एसेट वगैरह से रिलेटेड होते हैं. इट इज मनी स्पेंट ऑन डे टू डे एक्सपेंडिचर. नहीं, मैंने अभी से ही बोला एक साल से जो चीज ज्यादा की होती है तो वन तो कट हो गया. अगर वन कट हो गया ए और बी तो आपका आंसर नहीं है. इट इज मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग. इट इज मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग नॉन करंट एसेट. हाँ, टू है. इट इज रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. बिल्कुल, अगर आपने एसेट खरीदे, वेयर डू यू रिकॉर्ड इट? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट? बैलेंस शीट. एसेट बैलेंस शीट में जाता है. सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अनदर नेम फॉर बैलेंस शीट. इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस रिलेटेड. नहीं, इट डजंट इंक्लूड एक्सपेंसेस रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी ली, गाड़ी पे डेंट लग गया, आपने रिपेयर गाड़ी कराई, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता यूजुअली. अनटिल अनलेस डिपेंड करता है वो कितना बड़ा होगा, वो स्पेसिफाइड होता है कितना बड़ा एक्सपेंस है. जी. 16 प्लीज सॉल्व. अदील, व्हाट्स योर आंसर फॉर 16? 16 C. Look, question number 16, the answer is C. B C नहीं होता, एक ही बताया करो. अब देखो, it says the proceeds of sales 250 were credited. देखो, Nia sold equipment with the net book value कितनी थी? 200. ठीक है, net book value कितनी थी? 200. The proceeds of sales 250 were credited to sales account. आप जब स्टार्ट करते हो अपना इनकम स्टेटमेंट, आप किससे स्टार्ट करते हो? सेल्स से. आपने सेल्स ही 250 से आपने उसको कर दिया, तो इसलिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? ओवर स्टेट हो गया. सही है, आपका क्या हो गया? ओवर स्टेट हो गया. एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आपका नेट प्रॉफिट होता है, दैट हैज बीन ओवर स्टेटेड विद 200. क्योंकि आके आपने ये क्या किया? ये 200 से था ना आपका. क्या था? आपने ये निया को जिससे सोल्ड किया इसने, ये 200 से था, ये भी आपने कर दिया. तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने से ओवर स्टेट होगा? 200 से. Adil, what was your reasoning behind doing C? Just let me read the question again. Near sold equipment in the book 200, 250. Okay, sir. So my reasoning behind it was basically that Nia had sold this office equipment above the net book value of the equipment itself, 250, and it was credited to the sales account. Now, by crediting it to the sales account, it had overstated the gross profit, since the disposal of the asset is not like it wouldn't be in the sales account. So that's why the gross profit was overstated, and thus the profit for the year was also overstated. Okay. 17. Solve karo aap log 17. Answer. Look, for 17, the correct answer is C. Alright. Now you कुछ चीज I told you guys कि कुछ चीजें आप लोग अगर रिवाइज कर लोगे आप लोगों के वैसे ही से हो जाएंगे. The reason why the businesses provide for depreciation on non-current asset is क्योंकि वो matching principle follow करता है. क्या follow कर रहा है? Matching principle follow कर रहा है. 18. Solve 18. Now look, it says that machine costed 10,000. मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 10,000. डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, यानी 1,000 रुपए. हमें कितने साल की डेप्रिसिएशन लगी? 2 साल, यानी 10,000 माइनस 2,000, यानी मशीन की वैल्यू कितनी थी? वो कह रहा है हमने 700 लॉस में बेची है, यानी 8,000 की चीज थी, हमने 700 रुपए कम में बेची है. 8,000 माइनस 700, 8,000 माइनस 700, 7,300. फॉर हाउ मच हैव वी सोल्ड द मशीन? 7,300. This is the amount of money that we have received, and then we bought another machine for 12,400. पैसे आए कितने? Exactly, पैसे आए कितने? 7,300. पैसे दिए कितने? 12,400. The difference between the both is decrease. We gave 12,400 and we received 7,300. The difference between both the figures is 5,100. That is the amount by which our cash had decreased. Adil, did you get it? 1 minute, sir. Sir, could you repeat this working? I didn't really understand it. Look, first and foremost in this question, you have to find the value of the asset today. Asset costed 10,000. Depreciation is 10% per annum. You had this machine for 2 years. Depreciation of 2,000.
So after 2 years, what would be the value of the machine? 8,000. But we sold it at a loss of 700, which means 8,000 minus 700. At what price we sold it for? 7,300. 7,000. Yeah. So we received 7,300 because that's the price for which we sold, and we got another machine for 12,400. So we got 7,300. We paid 12,400. By $5,100, our cash had decreased because we paid more and we got less. Okay. All right. 1 second. Sure. Any confusion? I'm moving forward. All right. Yeah, sure. 19 का आप लोग attempt करो 19. Now it says, why would a bakery business not include a value of inventory of stationery in the statement of financial goods? Let's say आप लोगों का दफ्तर है, क्योंकि बाकियों को भी समझ आ जाए ना, आप लोगों का गाड़ियों का शोरूम है, आपकी पेन गुम हो गई सस्ती सी $1 की, सही है, 20 रुपए की पेन, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे डालोगे 20 रुपए की पेन को? नहीं. Now 20, you guys have to do 20. 20 एक ऐसा सवाल है जो कि रिपीट होता है बार बार इस तरह के क्वेश्चन. These are very easy. Now look, it says Shilpa's financial. बेटा एक दफा बताया करो. Shilpa's financial year ends on 30th April. On 31st March she wrote a bad debt. भाई bad debt अगर हमने लिखा है, we already know if we write bad debt that it is an expense. यानी irrecoverable debt का दूसरा नाम bad debt है, तो हमने irrecoverable debt को क्या कर दिया? डेबिट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. इसकी स्पेलिंग क्या होती है? अब देखो, इररिकवरेबल हैज बीन डेबिटेड. हमारा ट्रेड रिसीवेबल था ताहिर. ट्रेड रिसीवेबल बाय नेचर इज एन एसेट. एसेट इज डेबिट, मगर ही कैन नॉट पे अस. तो हमारा एसेट क्या हो गया? डिक्रीज. हमारा एसेट क्या हो गया? डिक्रीज. इनकम का भी इससे कोई रेलेवेंट ताल्लुक नहीं है. Trade receivable is not an income, it is an asset. It is an asset. And since asset has decreased, sales is an income. Since our asset has decreased, it can no longer pay us, it is credited. Asset बढ़ता है तो debit, asset गिरता है तो credit. So Tahir is credited, which makes the answer C. Adila, why did you even get this wrong? Well, I marked A first. I thought it would be. Now question 21 is a question which is repeated. How should inventory be valued? C. Exactly, lower of cost और net realizable value. ये आप लोगों ने याद कर लेने कुछ चीजें जी. इन्वेंट्री वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल उसकी वैल्यू पे. नहीं, लोअर. अगर क्या पता कॉस्ट अगर ज्यादा लो है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे थोड़ी करोगे. खैर 22. लुक इन क्वेश्चन 22. पहली बात, जो सोल ट्रेडर में आप लोगों ने कभी भी इस पे लिखा हुआ विच आइटम्स वुड नॉट अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. नाउ टेल मी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. Zaha is a consultant who receives fees from clients. बेसिकली इसका जो बिजनेस है, व्हाट इज इट बेस्ड? इट इज सर्विस बेस्ड बिजनेस. कौन सा? सर्विस बेस्ड बिजनेस. नाउ टेल मी, इन सर्विस बेस्ड बिजनेस इज देयर एनी कॉस्ट ऑफ सेल्स? नहीं, क्योंकि आप कोई गुड्स ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे. सो इट इज डायरेक्टली योर फीस रिसीव्ड माइनस योर एक्सपेंसेस. बिल्कुल ठीक है. नाउ डू 24. Adil, did you get this question? Did you get this wrong? 23. No, sir, I got it right. Okay, 24, guys, hurry up. So moving on to question number 24. What is added to owner's capital to calculate capital employed? Non-current liabilities is added. All right. 25. What is an advantage of forming a partnership? Decisions have exactly. Adil, did you get this right? 25. Yeah. 25. 1 second, sir. 24 and 25. Did you get them both right? No, sir. Unfortunately, I got them wrong. 25 as well. Yeah, I don't know how. Anyways, I guess are your confusions cleared now? Yeah, definitely, sir. It was a silly mistake. Now you guys have to do this on your own. Now for question 26. For question 26, it says N and Ben are in partnership.
दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यार पीयूष बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपसे एक बात पूछूं, एक मैं समझा रहा हूँ फिर अभी मैं कर दूंगा फिर समझा दूंगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है, अगर इफ यू रिमेंबर द फॉर्मेट, ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एडेड बट देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द क्वेश्चन, दिस मींस नथिंग वुड बी एडेड। डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करेंगे क्योंकि ये देखो ये प्रॉफिट है, इसमें से पार्टनर एन और बेन बोलेगा भाई हमने इतना कैपिटल लगाया था, हमारा हमारा पैसा वापस करो, हमें इतना इंटरेस्ट दो। सो वी विल से ऑलराइट 20,000 minus 9,000 because that's the interest on capital total which makes 11,000. Okay, so 11,000 is the remaining profit. Question says the shared profit and losses equally, यानी हर एक को कितना मिलेगा 11,000 divided by 2 which is 5,500. So none of you should get this answer wrong. इसमें कोई वजह ही नहीं है गलत आंसर होने की, तो बेटा आपकी गलती है। आदिल 1,000. Wait, one second. 27 it says which statement about receipts and payments account is incorrect. Incorrect पे आप लोग ध्यान देना, incorrect पे आप लोग ध्यान देना। Alright, which statement is incorrect? It says it includes amounts prepaid at the end of the year. This is correct. अगर आपने आपा या पाप वाला मेटल लगाएगा वो तो होता है। फिर इसके it shows the surplus for the year. किसी भी इनकम और रिसीट अकाउंट में सरप्लस फॉर द ईयर कहाँ होता है? एक्स्ट्रा तो नहीं इसमें आपको बताया हुआ। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर इंक्लूडेड, ये बात भी सही है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स हाँ एक्सक्लूडेड, नॉन मॉनेटरी आइटम्स आपके एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं ना। द बैलेंस रिप्रेजेंट्स कैश इन बैंक, सही है, बैलेंस जो कि सही है। सो इट शोज द सरप्लस फॉर द ईयर, इट शोज द सरप्लस फॉर द ईयर। इनकरेक्ट है वो, सरप्लस फॉर द ईयर वगैरह सिर्फ नहीं दिखाता। 28, नाउ डू 28। 28 इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने सिर्फ रट लेना है। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मिक्स होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके 29, नाउ अटेम्प्ट 29 गाइस। लुक द क्वेश्चंस, द वे यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन समझ तो मसला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट एसेट्स कितने थे? अगर आप लोगों को इनकम बैलेंस शीट याद हो ना, बैलेंस शीट में एक पोर्शन होता है फाइनेंस फाइल जिसमें कैपिटल होता है, एड नेट प्रॉफिट, सब्ट्रैक्ट ड्राइंग्स होती हैं, सब्ट्रैक्ट ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे देखा जाए तो 60,500 था शुरू में, इसमें से हम ड्राइंग्स माइनस कर देंगे 3,900। 3,900 जब हम माइनस करते हैं 60,500 में से, तो हमारा जो अमाउंट है कैपिटल्स का होना चाहिए था 56,600, बट हमारा अमाउंट कितने 72,275। इसका मतलब नेट प्रॉफिट ऐड हुआ है, तो 72,275 माइनस जो 56,600 हमने निकाले वो करोगे तो आपका आएगा 15,675 प्रॉफिट है। ठीक है, so the answer is D. So sir, yeah, I'd gotten the right answer, but you know, I'd gotten it through memorization. I'd memorized this. We had done this question before. But the thing I wanted to ask is that the logic being applied in this question, it's opening inventory. Subtract drawings. That should give you closing inventory. But yeah, closing inventory is much more higher. Why? Because of net profit. Yeah, so closing inventory deducted by opening inventory deducted by closing inventory. It says a trader provides the, मैं ही करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम ना वेस्ट हो। A trader provides the following information. What was profit margin? देखो जब भी मार्जिन की बात की जाती है, मार्जिन इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स। मार्जिन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ सेल्स। सेल्स निकालने का तरीका क्या होता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस कर, देखो सेल्स आप ऊपर जाते हो। अगर मैं आप लोगों को फॉर्मेट दिखाऊं, आप लोग कह रहे हो कि सर कैसी बातें कर रहे हो, ऊपर जाते हो। मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं बेसिकली। ये आपकी सेल्स की फिगर है। देखो नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स करूंगा तो मेरे पास रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू, हम नेट प्रॉफिट कैसे आते हैं? रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करो, एक्सपेंसेस माइनस करो, तब जाके आपके पास नेट प्रॉफिट आते हैं। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट उल्टा चला जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली खत्म होने वाली, क्यों क्या हुआ? हाँ बस खत्म कर लो, क्लास हो जाएगी। आपने जब सेल्स निकालनी होती है ना, तो प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स कर देते हो, आपके पास सेल्स की वैल्यू आ जाती है।
ठीक है, तो बताता हूँ 16,000 प्लस 4,000 प्लस 80,000 यानी सेल्स की वैल्यू कितनी है 100,000। मैंने आपको क्या बोलता है मार्जिन क्या होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो 16,000 आप क्या करोगे 16,000 डिवाइड बाय 100,000 ठीक है 100 हाँ मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 16% मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा हाँ 16%। तो आपका आंसर 16% था। ठीक है, तो आई कीप द पेपर देयर क्योंकि मेरा खुद कल का पेपर है। तो बाकी 5 सवाल आप लोग प्रैक्टिस करके आना। आप लोग प्लीज टाइम पे कर, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, मैं अपडेट करता हूँ।